हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष बंजारा। आज हम बात करेंगे जंतुओं में जनन। जो जंतुओं के अंदर जनन क्रिया होती है, जो बच्चे पैदा करने की जो क्रिया होती है जंतुओं के अंदर, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये पशु परिचर पार्ट बी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये संबंधित पशु परिचर की परीक्षा में इसके क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से आएंगे। आगे बढ़ते हैं अपन। जंतुओं में जनन, इसका पूरा कॉन्सेप्ट 10वीं लेवल का है। 10वीं लेवल से ऊपर इसके बाहर नहीं जाएगा, तो अपन इसके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या इसके बारे में जानकारी है ना। ये जंतु का जनन। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले लाइन आ जाती है, अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया वो मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है ना। अनेक जंतुओं में निषेचन की जो क्रिया होती है मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं को निषेचन जल में होता है। जो इन जंतुओं का जो निषेचन होता है ना, जल के अंदर होता है। नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं और तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। समझे आप इस लाइन को कि मतलब अनेक ऐसे जंतु पाए जाते हैं जिनका जो निषेचन होता है ना, वो मादा जंतु के शरीर के बाहर होता है। जैसे अपने मानव जाति में तो शरीर के अंदर होता है, पर ऐसे कोई जंतु जिनके बाहर होता है ना। और कैसे होता है, जल के अंदर कैसे होता है, जब नर और मादा जल में एक साथ आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है ना। उसी प्रकार मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे के भी कवच से ढके नहीं होते। जो मुर्गी का अंडा होता है, बाहर कैल्शियम की परत होती है मुर्गी के अंडे के, बाकी जो मेंढक का अंडा होता है उसके ऊपर कवच नहीं होता वह। और यह बहुत कोमल होते हैं। जो मेंढक के अंडे होते हैं ना, बहुत मुलायम और कोमल होते हैं। आपने कभी देखा होगा तालाब में, नाले में या झरने में मेंढक के अंडों को। आगे बढ़ते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये देख लो आप, ये मेंढक के अंडे हैं, ये मुर्गी के अंडे हैं और ये मेंढक ऐसा दिखता है, आप जानते ही हो। आगे बढ़ते हैं अपन। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इसकी सुरक्षा करती है। जो जेली होती है ना मेंढक के अंडे के बाहर, उसकी जो सुरक्षा जो एक साथ रहती है और उनकी सुरक्षा करती है। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देते हैं। जैसे ही मादा अंडे दे देती है, जैसे मेंढक जो मादा मेंढक होती है वो अंडे देने के बाद जो नर होता है वो शुक्राणु उसमें छोड़ देता है। इसकी जो निषेचन क्रिया जल के अंदर होती है, ना कि मादा के शरीर के अंदर। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणुओं को अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं। जो शुक्राणु अंड कोशिका जो मादा अंडे छोड़ती है उसके संपर्क में आते हैं, जिससे फलस्वरूप निषेचन होता है। निषेचन मतलब क्रिया होती है, आपस में मिलते हैं फिर एक नए मेंढक का निर्माण करते हैं ना। ये देख लो आप, ये अंडाणु है और इसमें ये शुक्राणु, मेंढक के शुक्राणु मिल रहे हैं जल के अंदर, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अपन। इसी प्रकार निषेचन जिसमें नर व मादा युग्म का संयलन मादा के शरीर के बाहर होता है वह बाह्य निषेचन कहते हैं। जो शरीर के बाहर जो निषेचन होता है नर व मादा के बीच में, जो शरीर के बाहर निषेचन होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में भी होता है। मछली व स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है बाह्य निषेचन। क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि बाह्य निषेचन कौन से जीव जंतुओं के बीच में होता है, तो वहाँ ऑप्शन होगा जलीय प्राणियों के बीच। तो इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये देख लो आप, जलीय प्राणी ऐसे होते हैं, ये मछली, ये स्टारफिश, है ना। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं अपन। भ्रूण का परिवर्धन क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मक बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तन होता है। जो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मक बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है ना। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिका के गोलों में बदल जाता है। मतलब युग्म लगातार विभाजित होता रहता है और कोशिका के एक गोले में बदल जाता है ना। उसके बाद कोशिका समूहीकृत होने लगती है। उसके बाद जो कोशिका होती है एक समूह के रूप में आने लगती है और इससे विकसित हुई संरचना को ही भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं, है ना।
तो आगे बढ़ते हैं। ये सेम कॉन्सेप्ट मानव के अंदर भी होता है। भ्रूण कैसे निर्माण होता है, ऐसे ही होता है। एक सेल आपस में डेवलप होती जाती है, विखंडन होता जाता है, विभाजित होती जाती है और एक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता है। धीरे धीरे शारीरिक अंग जैसे हाथ, पैर, शरीर, आंख और कान इत्यादि विकसित होने लगते हैं। मेंढक के बच्चे में और मानव के बच्चे में दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है ना। बाकी मेंढक के जो निषेचन होता है वो बाहर होता है और मानव के अंदर होता है। भ्रूण में भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वह गर्भ कहलाता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शारीरिक की सारी भागों की जो पहचान हो सके वह गर्भ में होती है। सारी पहचान वो गर्भ कहलाता है ना। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। जब गर्भ में बच्चे का पूरा विकास हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। आगे बढ़ते हैं अपन। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है। मुर्गी के अंदर भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु मानव और मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी बच्चे को जन्म नहीं देती। जो मुर्गी के अंदर आंतरिक निषेचन होता है, परंतु मानव और गाय तो बच्चे को जन्म देती है, बट मुर्गी बच्चे को जन्म नहीं देती है, क्योंकि मुर्गी के निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनियों के नीचे की ओर बढ़ता रहता है और इसे नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है, जिससे मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत होती है। जैसे कि मुर्गी के अंदर निषेचन हो चुका है, अब वो धीरे धीरे अपनी वो जो अंडवाहिनी होती है उससे नीचे ये देखो आप, जैसे कि इस फोटो में देख सकते हो, ये मुर्गी का फोटो है। ये एक अंडवाहिनी है सांप की तरह, यहाँ से ये निषेचन हुआ है और अंडा नीचे आ रहा है। ये जैसे कि आप इसमें बड़े आकार में भी देख सकते हो, ये अंडा नीचे आ रहा है और जैसे जैसे नीचे आता रहता है वैसे वैसे इस पर कैल्शियम की परत चढ़ती जाती है और ये और सुरक्षित होता जाता है ना। मुर्गी कभी भी बच्चे को जन्म नहीं देती, मुर्गी ओनली अंडा देती है, ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्वाचन करती है और मुर्गी के अंडे की चूजा बनाने के लगभग 3 हफ्ते का समय लगता है। जब अंडा निकलने के बाद फिर मुर्गी उसे निर्वाचन करती है, मतलब उसको गर्म हीट देती है और उसके 3 हफ्ते बाद चूजा इस दुनिया के अंदर आता है। आपने मुर्गी का ऊष्मामान के लिए अंडों पर बैठे हुए देखा होगा। आपने मुर्गी को कभी भी, मुर्गी या पक्षी जो भी है, मुर्गी पक्षी अपने अंडों के ऊपर बैठती है कम से कम 3 सप्ताह के अंदर, तब उसके बाद आपने कभी देखा भी होगा, तब उसके बाद उसमें से चूजा निकलता है ना। अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में होता है। जो अंडे के अंदर जो चूजे का जो विकास है ना वो 3 सप्ताह के अंदर ही होता है ना। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच में फर्स्ट फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। जब चूजा पूरा विकसित हो जाता है 3 सप्ताह बाद, तो उसके अंदर कवच में फर्स्ट फुटन, मतलब वो अंडा फूटने लग जाता है, कमजोर होने लग जाता है। इसके बाद वो चूजा इस दुनिया में बाहर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन। वीडियो की शुरुआत में हमने बाह्य निषेचन की चर्चा करी थी। तो बाह्य निषेचन वाले जो जंतुओं का भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर होता है ना। जो बाह्य निषेचन होता है वो, उसमें जो भ्रूण का विकास होता है वो शरीर के बाहर होता है ना। आपने तालाब अथवा झरने में मेंढक के अनेक ट्रेडपोल तैरते हुए देखे होंगे। ट्रेडपोल मेंढक के बच्चों को कहा जाता है। एक बात ये आप ध्यान रखना, क्वेश्चन में पेपर में आ सकता है कि ट्रेडपोल किसे कहते हैं। ऑप्शन आ सकता है गाय के बच्चे को, मानव के बच्चे को, मेंढक के बच्चे को, बिल्ली के बच्चे को। तो आंसर होगा मेंढक के बच्चे को। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। जो मेंढक के जो बच्चे होते हैं, जैसे वयस्क मेंढक है ना, इसका बच्चा देखो कैसा मछली की तरह दिखाई दे रहा है। उससे पहले का देखो एकदम पत्ती की तरह दिखाई दे रहा है, उससे पहले ये अंडे की तरह दिखाई दे रहा है। जैसे कि क्या होता है कि मानव का जो बच्चा होता है पैदा होते ही उसके हाथ पैर नाक सब एकदम मानव की तरह दिखाई देते हैं, पर जो मेंढक का जो बच्चा होता है वो वयस्क मेंढक की तरह दिखाई नहीं देता। वो एक छोटी मछली व कीड़े के समान दिखाई देता है। मेंढक का जीवन चक्र, अब इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मेंढक के अंडे को ट्रेडपोल
बोला जाता है और लार्वा भी बोला जाता है ना। और वयस्क को ट्रेडपोल का वयस्क रूपांतरण होके ही कायांतरण कहलाता है। जो ट्रेडपोल जब मेंढक बनता है, वयस्क बनता है, तो उसको रूपांतरण को ही कायांतरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायांतरण। ये आपको ध्यान रखना है ना। आगे बढ़ते हैं। जरायुज व अंडा प्रजक जंतु। जरायुज व अंडा प्रजक जंतु के बारे में पढ़ेंगे। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं वह जरायुज कहलाते हैं। जैसे कि गाय होगी, मानव हो गया, है ना, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं। जैसे मुर्गी हो गया, मेंढक हो गया, ये सीधे शिशु को जन्म नहीं देते, है ना। वे जंतु जो अंडे देते हैं वो अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं जैसे कि मेंढक, छिपकली, तितली, सुलभ व मुर्गी और कौवे, ये सब अंड प्रजक जंतु है। आगे बढ़ते हैं अपन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन किसे कहते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जनक वह नए जीव को जन्म देता है जिसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें एक ही जनक की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अत्यंत छोटे जंतु जैसे हाइड्रा व सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे अमीबा का जनन इसी प्रकार से होता है। अमीबा आपने नाम सुना होगा 7वीं 8वीं 9वीं क्लास की साइंस की बुक में, कि सूक्ष्म एक कोशिका होता है अमीबा, जो अलैंगिक जनन प्रक्रिया से ही जनन करता है अमीबा। ये आपको ध्यान रखना है। ये हाइड्रा होता है और ये अमीबा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक हाइड्रा में एक से अधिक उभार दिखाई देते हैं। इसी उभार को विकसित होते ही नए जीव, जिसे मुकुल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। जैसे हाइड्रा, ये देखो आप, ये हाइड्रा का फोटो, और ये एक से अधिक भाग इसके निकले हुए हैं, ये निकल रहा है और ये एक बच्चे की तरह बाहर आ गया, तो इसे मुकुल कहते हैं ना। हाइड्रा में मुकुल का नया जीव विकसित होता है, इसीलिए इसे जनन का मुकुलन भी कहते हैं। हाइड्रा के अंदर जो जीव उत्पन्न होता है उसी क्रिया को जनन का मुकुलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन का मुकुलन। आगे बढ़ते हैं। अमीबा एक कोशिका होता है। मैंने आपको भी जस्ट बताया, अमीबा एक कोशिका होता है। इसके केंद्रक में 2 भागों में विभाजन से जनन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसके केंद्रक के 2 भागों में विभाजन की जनन क्रिया प्रारंभ होती है। ये जैसे कि देख लो, ये अमीबा एक कोशिका है, फिर इसके अंदर विभाजित, इसका केंद्रक विभाजित हो जाता है, फिर ये 2 भागों में बढ़ता है, फिर ये अलग अलग 2 भागों में हो जाता है, जिससे अमीबा का द्विखंडन भी कहते हैं ना। इसके बाद कोशिका के 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में भी केंद्रक होता है। 2 भागों में बढ़ने के बाद प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 अमीबा बनते हैं। देख रहे हो आप, एक जीव से 2 अमीबा बन रहे हैं। इसी प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, उसे द्विखंडन कहलाता है ना। ये आप ध्यान रखना, द्विखंडन किसे कहते हैं, कायांतरित किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपकी ये क्लास यहीं तक ही थी। जंतुओं के जनन के बारे में सामान्य जानकारी इतनी ही थी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।